हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइज, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। यहाँ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड पहले कुछ टॉपिक, देन इसके बाद उसका चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रॉन, इसके बाद डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल्स से थ्रू कैसे हमें पता चला कि प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस, ये पता किया था हमने। रदरफोर्ड मॉडल देखा, जे थॉमसन मॉडल देखा, बोर्स मॉडल देखा हम लोगों ने। यहाँ पर ऑर्बिट समझा कि ऑर्बिट में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। एंड आज का जो आपका सेशन है दैट इज वैलेंसी। यहाँ से आज आप पढ़ेंगे वैलेंसी से, और उसके बाद आज का जो सेशन होगा इसमें वैलेंसी पढ़ेंगे आप, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एंड एट लास्ट यही आपका होगा लास्ट आपका स्लाइड आइसोबार्स ही होगा, लास्ट टॉपिक आपका। आई होप इससे पहले के टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं एट अ ग्लेंस रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्ट्रक्चर होगा एटम का, उसी के बेस पर क्या हो रहा था, मैटर का फॉर्मेशन हो रहा था। काइंड ऑफ एटम स्ट्रक्चर फॉर्म्स काइंड्स ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा। वेरी क्लोजली पैक्ड होगा तो आपका सॉलिड होगा, लूजली पैक्ड होगा तो आपका लिक्विड होगा, और ज़्यादा लूजली, वेरी लूजली पैक्ड होगा तो आपका गैस होगा। तो इस तरीके से जो है ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैटर का जो फॉर्म होगा, जो उसका शेप होगा, वो बेसिकली होगा क्या। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जे थॉमसन ने यहाँ पर डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास उन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है। देन फर्दर लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिफरेंसेस बेसिकली हैं क्या। तो यहाँ इन्होंने बताया कि नेगेटिव जो चार्ज होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास -1 चार्ज होता है, मास नेग्लिजिबल होता है, और डिस्कवर किया था इसको थॉमसन ने। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये प्रोटॉन्स होते हैं, +1 इसका चार्ज होता है। ई गोल्डस्टीन ने इसको जो है डिस्कवर किया था। नेक्स्ट न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया आपके चैडविक ने, जिसके पास नो चार्ज है। थॉमसन मॉडल ये दिखा हुआ है आपको। पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल को पढ़ते हैं। यहाँ आपने थॉमसन मॉडल समझा था क्रिसमस पडिंग केक एंड वाटरमेलन का केक लेकर। ये रदरफोर्ड मॉडल था, गोल्ड फाइल्स इन्होंने अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराए थे। तो यहाँ आपको इन्होंने इसके थ्रू बताया था कि क्या इलेक्ट्रॉन से, क्या प्रोटॉन से, क्या न्यूट्रॉन है। तो ये चीज़ें आई होप आपको याद होंगी। न्यूक्लियर, फिर उसका मॉडल ऑफ एन एटम हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट, ये हमने पढ़ा था, है ना। फिर बोर मॉडल पोस्टुलेट्स पढ़े, ठीक है, कि हर एक जो ऑर्बिट है उसमें एक डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड उसकी एक एनर्जी लेवल होगी, ठीक है। हर सेल का एक अलग एनर्जी लेवल होगा उसका अपना। ये देखिए 2n² जो आपका फार्मूला है, इससे फाइंड आउट कर सकते हो आप कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेल में। नाउ वी कम टू वैलेंसी। देखिए वैलेंसी बेसिकली क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके एटम के अंदर जो आपकी लास्ट सेल होगी, जो ऑर्बिट होगी आपकी लास्ट ऑर्बिट, जैसे KLMN सेल, ठीक है। तो मान लीजिए जो आपकी लास्ट ऑर्बिट होगी उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं, उन्हीं को आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आप इस वाले डायग्राम पे आइए, तो ये देखिए ऑर्बिट बनी है, सेल्स बनी है, K सेल, L सेल, M सेल, और ये आपकी N सेल। तो आपके लास्ट ऑर्बिट में जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में फिट करना है तो कैसे करोगे, पहले में 2 करोगे, बचे कितने, 4। लेकिन अब दूसरे वाले इसमें तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। एल सेल को 8 चाहिए, तो अब कैसे होगा, इसमें तो 4 हैं, तो 4 क्या करोगे, यही जो 4 लास्ट में जो बचे हैं यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी 4 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे। देखिए होता क्या है कि द एटम्स फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल टू शो द लिटिल कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी इज 0। कह रहा है अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि अगर किसी एटम के, मान लीजिए कोई एटम आपका रहा कार्बन, जैसे कार्बन है या कोई और में ले लीजिए, इनर्ट गैसेस में जैसे ले लीजिए आप। तो इनर्ट गैसेस की जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना, उसमें आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब जो सेल होगी, जित कोई भी सेल जहाँ तक उसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, तो वहाँ तक क्या होगा, उसका जो आउटरमोस्ट सेल होगा दैट विल बी फिल्ड,
वो पूरा जो है फिल्ड होगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किए होगा। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। और वैलेंसी जीरो होती है, इट मीन्स उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं वो। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब रिएक्टिविटी उनकी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और हर एटम की, हर एलिमेंट के एटम की एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसके थ्रू वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है उस कंबाइनिंग कैपेसिटी के थ्रू, और वही कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी वैलेंसी कहलाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि वैलेंसी बेसिकली क्या है। आपको और क्लियर होगा जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो हाइड्रोजन देखते हैं आप। तो हाइड्रोजन में क्या एटॉमिक नंबर है इसका 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें आपको 1 मिलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 मिलेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका कैसे करते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो के सेल में एक ही आएगा। अब एक आएगा तो आउटर मोस्ट वैलेंस जो सेल होगा वो आपका यही वाला हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी से क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके से क्लियर हो रहा है। हीलियम में देखिए क्या है, तो हीलियम में भी यही चीज़ है ना। इसमें देखिए दो इसके आपके, देखिए इसमें दो जो है आपके एटॉमिक नंबर हैं। एक सेकंड जरा मैं पेन ले लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें दो आपका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये इधर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आप और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए, तो ये आपको सेम दिखेंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लगभग लगभग सेम है, देखिए हर जगह। जैसे देखिए वहाँ पे 1 है, वो ये 1 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखिए। ऐसे यहाँ पे देखिए 8 9 10 है ना। मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये न्यूट्रॉन जो होगा ये इससे इसके बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी होगा, ठीक है। ये जो है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने का भी एक तरीका होता है, वो भी आपने 11th क्लास में सीखोगे कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसी एटम में कितने हैं। तो बेसिकली आपको समझना यहाँ पर वैलेंसी है। तो देखिए जैसे मान लिया एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो इसका कन्फिग्रेशन करोगे आप तो क्या होगा, 2 ही कन्फिग्रेशन होगा इसका, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में कितने 2 हैं। अब इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी अब कुछ बची ही नहीं है, ऑक्टेट पूरा हो गया, कोई वैलेंस सेल बचे ही नहीं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम में देखिए तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि अगर इसको आप सेल में के एलिमेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके एटॉमिक नंबर को, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2, पहले सेल में तो 2 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा ये कैसे आ रहा है, पहले सेल में 2 फिर इसके बाद 1, ये नहीं समझ पा रहे होंगे आप अगर, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2n स्क्वायर, ये पढ़ा ना, यानी कि ये फॉर्मूला है, इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन से ऑर्बिट में, यानी कि ये जैसे ये ऑर्बिट है के एल एम एन, ठीक है, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल करने होते हैं। तो किस ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रखने हैं, यहाँ आपको इससे पता चलता है 2n स्क्वायर से। अब जैसे जो ये देखिए के क्या है, पहला सेल है, पहला ऑर्बिट है, तो क्या करोगे 2 और n की जगह रख दोगे 1 और स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ बीच में एक क्रॉस है, ठीक है। तो देखो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, इंटू क्या 1 का 1 रह जाएगा, तो आया कितना, इक्वल टू में 2 ही तो आएगा। तब तो जब 2 आया इसका मतलब क्या है कि इसमें के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिबिट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ऐसे आप एल के निकाल लोगे तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो एन स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो एल में कितने आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लिथियम के पास कितने एटॉमिक नंबर है, 3। एटॉमिक नंबर का कन्फिग्रेशन करिए, यानी कि कुछ इसको तोड़िए। तो आप तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ेगा 2 में, है ना, क्योंकि पहले के जो सेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 वहाँ बैठा दिया आपने, उससे ज़्यादा वहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वही उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है 2, अभी निकाला ना फार्मूले से। ऐसे ही फिर क्या है एल, एल में कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो बट आपके पास 8 है नहीं, बचे कितने 1, तो यही इस ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा। अब जैसे बोरोन में देखिए 5 है, तो बोरोन का देखिए यहाँ पर क्या होगा, बोरोन कहाँ गया, पर ये रहा। तो बोरोन में देखिए क्या है 2 और एल सेल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से देखते चलिए आप, अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी। अब जैसे कहाँ से, हाँ अब यहाँ से आपको मज़ा आएगा, ये यहाँ से कार्बन के बाद से मज़ा आएगा। देखिए कार्बन की 4 है, 4 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या है
नाइट्रोजन पे आइए आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब यहाँ से अब आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा मामला। क्या दिखेगा वो समझ लीजिए। जैसे नाइट्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर 5 होता है। क्या होता है? 5, सॉरी 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो 7 में क्या होगा, अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब आपका इसका ईसी करोगे, तो क्या होगा, आपको पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, बचे कितने? बचे कितने? 5, 5 बचे ना? तो 5 आप रख दिया, तो आप कहोगे कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 हैं तो वैलेंसीज की 5 होनी चाहिए, बट यहाँ पर 3 क्यों है ना? जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सभी वही लिख दे रहे थे, हम लोग वैलेंसी में भी वही लिख दे रहे थे बिना किसी रुकावट के। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मामला फंस रहा है। देखिए यहाँ पर 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस यहाँ पर 3 लिखी है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, जब जब ऐसा होगा, देखिए जब आपको आपके ऑर्बिट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें अगर आपको हाफ नंबर तक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तब तो आप वैलेंसी उसकी वहां लिख दोगे। अगर हाफ नंबर से ज़्यादा मिले, यानी कि जैसे मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आपके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठने हैं, और 8 में 8 का आधा क्या हुआ? 4। यदि तो 4 तक यदि आपको मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप उसकी वैलेंसी वही राइट डाउन कर दोगे। अदरवाइज यदि आपको 4 से अबव मिलते हैं, 4 से यदि अबव मिलेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसको ज़रूरत है उस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, वही आप उतने इलेक्ट्रॉन्स की वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है? अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में है, इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए एल सेल को 3 और इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एल सेल क्या होगा, एल ऑर्बिट क्या होगा, ये वाला गोला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस गोले को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब इसी तरीके से सब में यहाँ पे देखिए एल सेल में 6 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 चाहिए तो 8 हो जाएगा। इसमें देखिए 7 है, तो इसको 1 चाहिए। इसमें 8 है, तो इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, 0 वैलेंसी हो जाएगी। 8 है तो इसमें, सॉरी इसमें 1 है, तो इसमें चाहिए 1 और चाहिए, तो 2 हो जाएंगे। 2 है तो इसमें जो है 2 हो जाएगी। देखिए क्या है, एक एक क्या है, देखिए इसमें 7 चाहिए होंगे इसको, तो 7 नहीं लेगा ना ये एक ही इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि क्या है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है। तो इस तरीके से आप जो है वैलेंसी फाइंड आउट कर लोगे किसी भी एटम की। अब देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब यहाँ आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़ लिया इससे पहले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ लिया है, वैलेंसी भी पढ़ लिया है। अब बचा एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी एटम में, उसी को आप बोलते हो एटॉमिक नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की क्या है, तो 1 एटॉमिक नंबर है, कार्बन का क्या है, तो 6 है। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक सेकंड ये थोड़ा सा, हाँ अभी हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज एटॉमिक नंबर। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर क्लियर है। जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एटम्स के अंदर, वही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब देखिए आता है मास नंबर। देखिए आपको बुक में कभी भी जो है इस तरीके से यदि कोई एलिमेंट का नाम लिखा हो, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए हाइड्रोजन ही लिखा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिखी होगी और एक नीचे कोई वैल्यू लिखी होगी। तो जो ऊपर होगा वो होगा उसका मास, नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि मास को डिनोट करते हो आप ए से, तो ए हमेशा ऊपर रहेगा, और जेड को डिनोट करते हो एटॉमिक नंबर, तो जेड नीचे रहेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन तो होइए कि एटॉमिक नंबर में ए आता है तो इसको ऊपर करेंगे, ऐसे नहीं, इसके साइन के अकॉर्डिंग कि इसका साइन क्या है, तो एटॉमिक नंबर का जेड है और मास नंबर का ए है। देखिए मास नंबर बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं की वजह से आपका मास ऑफ एन एटम जो है वो डिफाइन होता है। अब जैसे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स, और ये जो इसके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स हैं, यही न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं। तो इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है मास नंबर में, कौन प्ले कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं की वजह से आपका मास नंबर जो है क्रिएट हो रहा है। और ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूक्लियॉन्स जो आपका होगा उसके अंदर जो मटेरियल्स होंगे, उसके अंदर जो काइंड ऑफ एटम्स होंगे, या यूं कहें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, वही डिफाइन करेंगे मास नंबर बेसिकली क्या होता है। अब जैसे मास ऑफ जो कार्बन है, ये 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए जो है इसका मास नंबर
12 होता है और डिनोट इसको हम ए से करते हैं। तो इससे इसलिए आपको ये पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन से, इनके नंबर ऑफ एडिशन से आप मास नंबर का पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट चलें आइसोटॉप्स के बारे में। देखिए आइसोटॉप्स में बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसके नेम से इसको आप समझ सकते हो क्या है बेसिकली। एक बार मैं आपको जो है समझा देता हूँ पहले एक रॉ फॉर्म में कि क्या बेसिकली आइसोटॉप्स में आप कैसे याद रखो कि बेसिकली है क्या, इसको इसके नाम देखते ही आप कैसे पता लगा लोगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आइसो, लिखा है ना, यहाँ पर फिर लिखा है टोप्स। तो आइसो मतलब आप समझना सेम, क्या समझना, सेम। और टोप्स मैंने टी लिखा है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर। यानी कि जहां पर सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, वही आपका क्या होगा, आइसो टोप्स होगा। अब एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यही क्या है, आइसोटोप है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 एटॉमिक स्पीशीज होती हैं आपके हाइड्रोजन में, जैसे कि प्रोटियम हो गई, ड्यूटेरियम हो गई, ट्रिटियम हो गई। देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है सभी का, लेकिन जो मास नंबर है वो अलग है ना, मास नंबर क्या है वो अलग है। अब देखिए क्या है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, समझ गए। यानी कि सेम एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उनके पास एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, तो ऐसे को हम आइसोटोप्स बोलेंगे। अब जैसे क्लोरीन है आपका, तो क्लोरीन अकर करता है आपका 2 आइसोटोपिक फॉर्म में, ठीक है, 2 आइसोटोपिक फॉर्म में करता है, जिसका एक जो आइसोटोप्स होता है वो 35 यूनिट का होता है और एक जो होता है वो 37 होता है, यानी 3:1 के फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। तो अब क्या है, सो व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन, तो ऐसे में हम मास क्या लें क्लोरीन का, यानी कि एक का तो आपको 35 यूनिट मिलता है मास, एक का 37 यूनिट मिलता है। 2 आइसोटोप के फॉर्म्स होते हैं क्लोरीन के, तो एक में आपको 35 मिलता है, एक में 37 मास नंबर मिलता है। तो अब आप बेसिकली काउंट किसको किसको हम लोग लेंगे ज़्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली किसका यूज़ किया करें, 35 का या 37 का। और जैसे बता रहा है कि जो जो आपको मास नंबर जो मिलता है ये 3:1 में मिलता है, यानी कि अगर आप क्लोरीन का एलिमेंट ले रहे हो तो 3 आपको उसमें 35 यूनिट वाले मिलेंगे मास और एक आपको 37 यूनिट का मिल जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इसी कंडीशंस में आप जो है एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हो। क्या निकालते हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। क्या करते हो आप, जो देखिए पहला जो आपका मास नंबर है उसको लिखो 35, आपको मिल किस में रहा था, 3:3 मिल रहा था, यानी कि 75/100 होगा। 100 का थर्ड पार्ट क्या होगा, 75/100, और जो 1 मिला था वो 25/100 होगा। तो फिर क्या करना है, इसका आपको एवरेज निकाल लेना है, तो जो एवरेज मास आएगा यही आप इसको काउंट करोगे, यानी कि क्लोरीन का जो एवरेज मास आपको मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास, उसी को आप मास काउंट करोगे उसका ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर पता चली है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमें आइसोटोप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो आपका यूरेनियम का आइसोटोप है यही आप यूज़ करते हो एज अ फ्यूल, कहाँ पे, तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल आपका यूज़ होता है यूरेनियम का आइसोटोप। वहीं आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, जो कोबाल्ट का आइसोटोप है ये आपका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। और जो आपका आइसोटोप है आयोडीन का, किसका, आयोडीन का, तो आयोडीन जो है यूज़ होता है आपके ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर के लिए, गले में जो सूजन हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा देखा होगा आपने बुक वगैरह में डायग्राम बना हुआ, तो उसके जो है ट्रीटमेंट के लिए आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज़ होता है। नेक्स्ट डिस्कस करें तो आपका है आइसोबार्स। देखिए वहाँ पर हमने बात की थी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट यहाँ पर क्या होगा, आपका सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, है ना। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर जो आपका है वो 20 है और आर्गन का है क्या 18 है। देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया ना, मास नंबर सेम हुआ, लेकिन हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट बट द मास नंबर इज सेम, ठीक है। यानी कि जो प्रोटॉन है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम होगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हों, उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी हों, लेकिन उनके पास अगर सेम मास नंबर है तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर थी, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप क्या है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप, अगर आपको 2 एटॉमिक मासेस मिल जाते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो मास नंबर क्या, एटॉमिक नंबर क्या है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहा है इस चैप्टर में अभी तक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। एंड जिन लोगों ने ये वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो है मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, उनको शेयर कर दीजिए लिंक, वो भी देख लें, जिससे कि उनका भी कोई घाटा ना हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं आलसी, उन लोगों को नहीं पता चल पाता है कहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं। तो इसलिए जो है उनको भी बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर यहाँ पर आप मुझे अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, जो भी है। या आप यहाँ पर टेलीग्राम है मेरा चैनल, ये आपका, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलेगी जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।